हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मध्यकालीन इतिहास में जहांगीर का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। जहांगीर का जो शासन काल रहा वो रहा 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्या शुरू का परिचय है। तो जन्म जो हुआ इसका 31 अगस्त 1569 में हुआ। देखिए कहीं कहीं पर ये 30 अगस्त भी आपको देखने को मिलेगा, तो आसपास ही डेट होगी। बचपन का नाम सलीम था, तो इसे शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद मिला था, इसलिए इसका नाम सलीम रख दिया गया था। पिता अकबर, ये अकबर का बेटा था, और माता मरियम उजमानी। तो कहीं बार ये नाम आ जाएगा, कहीं बार जोधाबाई, कहीं बार हरकाबाई, तो एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है। तो इसकी माता मरियम उजमानी। विवाह हुआ था 1611 ईस्वी में। देखिए अब मैं इसके विवाह की बात जो कर रही हूँ, 1611 में ये विवाह इसका नूरजहां के साथ हुआ था। किसका? जहांगीर के साथ। जो इसका सबसे पहला विवाह हुआ था वो हो गया था 1585 में। ठीक है, आप बात को ध्यान में रखना कि 1585 में जब जहांगीर का विवाह हुआ था, भगवान दास की पुत्री जो कि आमेर के राजा थे, उसकी पुत्री के साथ विवाह हुआ था। तो उसका नाम था मानबाई। ठीक है, नाम को ध्यान में रखिए, मानबाई। वैसे रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जो इसका बेटा है खुसरो, इसके बारे में पढ़ना है आगे। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। तो जो इसका विवाह हुआ था 1585 में मानबाई से, उसी का ही बेटा था खुसरो। ठीक है, अब जो इसका विवाह हुआ 1611 में नूरजहां के साथ, तो नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा या इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा। पिता का नाम ग्यास बेग, इसे एतमाउद्दौला की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। माता का नाम असमत बेगम, भाई आसफ खान। अब देखिए जो ये आसफ खान था ना इसका भाई, इसी की ही बेटी थी कौन? अर्जुमंद भानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से जानी जाती है, जिसके साथ शाहजहां का विवाह करवाया गया था बाद में। तो इसको तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ा दूंगी आपको, शाहजहां के टॉपिक में। तो इसको अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको ध्यान में रखिए तब तक। बचपन का नाम मेहरुनिसा, पिता ग्यास बेग एतमाउद्दौला, माता असमत बेगम और भाई का नाम आसफ खान। ठीक है, अब प्रारंभिक जीवन इसकी पढ़िए। जहांगीर ने सर्वप्रथम अपनी नीति की घोषणा इन नियमों से की। सबसे पहले इसने करों पर निषेध या करों पर रोक लगा दी, जो कि जकात, तमका, इस टाइप के कर थे, उन पर रोक लगा दी। मदिरा तथा सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की बिक्री पर निषेध या रोक लगा दी। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार जिस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार जिस दिन अकबर का जन्मदिन होता था, उन दो दिनों में पशु हत्या पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो रविवार और गुरुवार के दिन पूर्ण रूप से पशु हत्या पर बैन लगा दिया। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद, कुओं का निर्माण करवाया। मनसबों तथा जागीरों का सामान्य प्रमाणीकरण करवाया और दुर्ग तथा प्रत्येक प्रकार के बंदी गृहों के सभी बंदियों को क्षमादान भी दिया। तो ये थोड़ा उदार टाइप का व्यक्ति था, अच्छे दिल का था। तो इसने जितने भी बंदी गृह होते थे जहाँ बंदियों को रखा जाता था, तो उन बंदियों को छोड़ दिया, उनको क्षमादान दे दिया। जहांगीर ने एक और बड़ा काम ये किया कि जहांगीर ने आगरा किले के शाह बुर्ज के मध्य एक न्याय की जंजीर लगवाई, ताकि दुखी जनता अपनी शिकायतों को सम्राट के सम्मुख रख सके। तो ये न्याय की जंजीर भी किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, शहजादा खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। अब देखिए शहजादा खुसरो जो कि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, है ना। मैंने बताया था कि किसके साथ विवाह किया था 1585 में? मानबाई के साथ। तो उसी का ही बेटा मानबाई का और जहांगीर का ही बेटा कौन था? खुसरो। ठीक है, अब खुसरो ने विद्रोह क्यों किया अपने पिता के खिलाफ? मैं बताती हूँ, इसको अच्छे से सुनना। जब राज्याभिषेक हो रहा था जहांगीर का, तो उस समय कहीं लोग चाहते थे कि जो राज्याभिषेक हो वो जहांगीर का ना हो, बल्कि खुसरो का किया जाए, यानी कि उसके बड़े बेटे का। तो एक जो अकबर का
नवरत्न था मान सिंह, वो भी ये चाहता था, पर उनका दल जो था वो कम था, उनके दल में जो लोग थे वो कम थे। तो जहांगीर था उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसको ही सम्राट बना दिया। पर काफ़ी लोग ये चाहते थे कि खुसरो जो है वो सम्राट बने। अब देखिए 1605 में जहांगीर जब राजा बना या सम्राट बना तो उसकी उम्र 36 साल हो गई थी। किसकी? जहांगीर की। पर जो खुसरो था वो भी छोटा नहीं था, उसकी जो उम्र थी वो भी 19 साल हो गई थी। ठीक है, तो 1606 में अब जो खुसरो है वो भी 20 साल का हो चुका है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, दोबारा से विद्रोह कर दिया। जहांगीर की गद्दी पर बैठने के पश्चात शहजादा खुसरो ने अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और इसे किसका समर्थन मिला? श्री गुरु अर्जुन देव का। अब ये कौन थे? ये सिख गुरु थे 5वें नंबर के। तो हम अभी एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आऊंगी भक्ति आंदोलन का, जिसमें हम 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्हीं में से ही 5वें जो सिख गुरु थे वो अर्जुन देव थे। इन्होंने भी खुसरो को समर्थन दिया। तो समर्थन देने के बाद क्या मिलता है? तो बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो को समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कहीं एग्जाम में आ चुका है कि किस सिख गुरु को या कौन से नंबर के, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो ये हैं गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, इसी वजह से सिखों और मुगलों के मध्य अत्यंत कड़वाहट पैदा हो गई। खुर्रम के साथ, अब खुर्रम कौन था? खुर्रम भी जहांगीर का ही बेटा था, पर किस पत्नी से? तो वो था जगत गोसाई का बेटा। जगत गोसाई कौन था? मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। ठीक है, तो उसी का ही पुत्र था और जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जो कि आगे चल कर के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा अच्छे से समझना कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका बेटा था। ठीक है, क्योंकि इनके रिलेशन होते ही ऐसे थे। खुर्रम के साथ दक्षिण अभियान के समय खुसरो की हत्या कर दी, यानी कि अपने सबसे बड़े बेटे की हत्या कर दी और बाद में इसका शव इलाहाबाद में लाकर दफनाया गया। ठीक है, अब नूरजहां की राजनीतिक भूमिका क्या थी, कैसी थी? तो जो नूरजहां का प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था जहांगीर के ऊपर। तो अब इसको पढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट का प्रभाव था, जिसमें उसके पिता एतमाउद्दौला यानी कि ग्यास बेग, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम शामिल थे। ठीक है, नूरजहां ने जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ अपनी पुत्री लाडली बेगम, जो उसके पहले पति शेर अफगान की पुत्री थी, उसका विवाह करवा दिया। दोनों का विवाह करवा दिया और वो चाहती थी कि खुर्रम ना बने सम्राट बल्कि शहरयार बन जाए। अब देखिए उसको समझिए, शहरयार कौन था? ये जहांगीर का पुत्र था। नूरजहां का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नूरजहां का था ही नहीं। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था और ये पुत्र जो उत्पन्न था वो एक रखेल से था। तो जो ये इसका पुत्र था जहांगीर का, और अपनी पुत्री लाडली बेगम जो कि उसके पहले पति से उत्पन्न थी, शेर अफगान की पुत्री थी, इन दोनों का विवाह नूरजहां करवा देती है। और वो चाहती है कि जो शहरयार है वो सम्राट बने बल्कि खुर्रम ना बने, क्योंकि अब जो शहरयार है वो उसका सौतेला पुत्र तो है ही, पर अब उसका दामाद भी बन जाता है शादी करवाने के बाद। तो वो चाहती थी कि शहरयार जो है वो क्या करे, वो सम्राट बने। ठीक है, अब जो है राजनीतिक अभियान पढ़ते हैं किसके? जहांगीर के। मेवाड़ अभियान 1605 से 1615 तक लगातार निरंतर सैनिक अभियान कराए गए और 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। तो किस अभियान के बाद दी गई? किस अभियान की सफलता के बाद दी गई और कब दी गई? तो 1615 में मेवाड़ अभियान के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं कांगड़ा विजय। कांगड़ा विजय हुई 1620 ईस्वी में। जहांगीर ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया। शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में 4 महीने की घेराबंदी के बाद कांगड़ा की सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया।
तो 4 महीने की घेराबंदी की खुर्रम ने और उसके बाद जो है जो कांगड़ा की सेना थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया जहांगीर की सेना के आगे। ठीक है, अब कुछ दक्षिण अभियान भी चलाए जहांगीर ने। दक्कन में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। अकबर के समय में खानदेश और अहमदनगर राज्य के कुछ भागों को जीत लिया गया था, ये मैंने पढ़ाया था अकबर के टॉपिक में। लेकिन अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ था, अहमदनगर काफ़ी बड़ा था, फैला हुआ था। और इस समय जहांगीर के समय अहमदनगर का जो वजीर था वो मलिक अंबर था, उसने अहमदनगर के राज्य को सुसंगठित किया था। 1617 ईस्वी में अहमदनगर राज्य और मुगलों के बीच एक संधि हो जाती है। ठीक है, जिससे जो मलिक अंबर है वो मान जाता है और बीजापुर का जो राजा होता है आदिल शाह वो भी खुर्रम को बहुत से मूल्यवान उपहार देता है। और जब खुर्रम वापस जाता है तो उसको क्या देता है, जहांगीर शाहजहाँ की उपाधि देता है। ठीक है, तो किसके बाद मिली शाहजहाँ की उपाधि, जब बीजापुर के राजा आदिल शाह ने खुर्रम को बहुत से मूल्यवान उपहार दिए और खुर्रम के वापस जाने के बाद उसको शाहजहाँ की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, 1617 ईस्वी में हुई संधि का मलिक अंबर जो है वो ज़्यादा दिन तक पालन नहीं कर पाया और 1620 में उसने पुनः मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो दोबारा से मलिक अंबर ने 1620 में विद्रोह कर दिया मुगल के खिलाफ, जिसे शाहजहाँ के द्वारा दबा दिया गया। शाहजहाँ ने इस विद्रोह का भी क्या कर दिया, दमन कर दिया। और 1622 यानी कि 2 साल बाद मलिक अंबर की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है दक्षिण का क्षेत्र भी मुगलों के साम्राज्य में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान में रखिए, कंधार की पराजय, कंधार को जीत नहीं पाते मुगल, जिसकी जीत अकबर ने की थी, पर कंधार जहांगीर के समय मुगल साम्राज्य से अलग हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। 1622 ईस्वी में फारस के शाह अब्बास ने कंधार को मुगलों से पुनः छीन लिया। फलतः जहांगीर के शासनकाल में ही कंधार ईरानियों के कब्जे में चला गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। जहांगीर की अब धार्मिक नीति पढ़ते हैं। धार्मिक नीति के तहत जहांगीर ने अकबर का ही अनुसरण किया, किंतु कुछ दिनों बाद दीन ए इलाही को समाप्त कर यद्यपि सुलह ए कुल की नीति को जारी रखा। देखिए, दीन ए इलाही और सुलह ए कुल मैंने अच्छे से अकबर के टॉपिक में समझाया है, जिसमें मैंने प्रशासन पढ़ाया है, उसकी धार्मिक नीति पढ़ाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जैसे कि सुलाए कुल का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था, सर्वधर्म मैत्री, यानी कि सारे के सारे धर्म में मित्रता का एक संबंध होना। तो इसको जारी रखा जहांगीर ने। सिंहासन रूढ़ होने के 7वें वर्ष यानी कि 1612 ईस्वी में जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि जहांगीर ने कौन सा हिंदू त्योहार मनाया था, तो रक्षाबंधन का मनाया था। और कब मनाया था सबसे पहले, तो 1612 ईस्वी में। अपवाद स्वरूप जहांगीर ने राजौरी कश्मीर के ब्राह्मणों को दंडित किया, अजमेर के वराह मंदिर को तोड़ा और गुजरात के जैनियों को सजा दी। तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल में एक कलंक का रूप माना जाता है, जो इसने ये किया कि राजौरी कश्मीर के पंडितों को, जो कश्मीर में है राजौरी, वहाँ के ब्राह्मणों को दंड दिया, अजमेर का वराह मंदिर तोड़ दिया और गुजरात के जैनियों को सजा दी। तो ये उसके जो हैं अच्छे काम नहीं थे। अब जहांगीर के काल में विदेशियों का दौरा भी होता है, तो कौन कौन आया था, तो देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत जहांगीर के टॉपिक में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जहांगीर के टॉपिक से भी संबंधित है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ जहांगीर के ही शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत में सूरत में आया था। अब होता क्या है कि कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम भेजता है और उसके पास अकबर के नाम का पत्र होता है। जेम्स प्रथम को जो पता था वो यही पता था कि भारत में जो शासन है वो अकबर का है, पर जब कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई है, अब जहांगीर जो है वो राजा बन गया है ना। तो जब जहांगीर से मिलने के लिए कैप्टन हॉकिंस आगरा जाता है और कैप्टन हॉकिंस जब उससे फारसी में बात करता है, तो उसके बाद कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना है।
सर टॉमस रॉ को 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने भेजा। टॉमस रॉ जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ, जो कि फरमान किसे कहते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये आगे भी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, जब मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं जहांगीर की मृत्यु। तो जहांगीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 28 अक्टूबर 1627 में राजौरी कश्मीर में जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर को लाहौर के निकट साहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो वो है लाहौर में, ठीक है। जहांगीर का मूल्यांकन। जहांगीर को पारसी, तुर्की तथा अरबी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उसे कविता लिखने का भी शौक था, ठीक है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान में रखिए, चित्रकला का, ठीक है। उस समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल फजल हसन को क्रमशः नादिर उल अस्र तथा नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान थी। तो आपको इसके दो चित्रकार जो हैं इसके शासनकाल में थे, इसके नाम याद रखने हैं। एक है उस्ताद मंसूर और एक है अबुल हसन, ठीक है। और इनकी जो उपाधियां हैं, उस्ताद मंसूर की नादिर उल अस्र और अबुल हसन की जो उपाधि है नादिर उल जमा, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके जो शासनकाल में थे ये ही दो बहुत अच्छे जो थे चित्रकार थे। कला और स्थापत्य पढ़ते हैं। जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, चित्रकार और बाग बगीचे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसको क्या कहा, इसके काल को स्थापत्य का विश्राम काल कह दिया। अब जहांगीर काल के जो है कुछ वास्तुकला देखते हैं। जहांगीर काल में अकबर का मकबरा सिकंदरा में, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में। एतमाउद्दौला कौन थे, नूरजहां के पिता। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली, यह आपको पता होगा कौन है, मैंने बहुत बार बता दिया। अनारकली का मकबरा, देखिए अनारकली नया है, तो देखिए नई है मतलब। अनारकली देखिए कौन थी, कहीं इतिहासकार कहते हैं कि अनारकली जो है ईरान से आई थी, तो इसके साथ जो है अकबर ने विवाह कर लिया था, है ना, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बाद होता यह है कि इसका जो प्रेम संबंध सुनने में आता है वो कुछ टाइम बाद जहांगीर के साथ आ जाता है, यानी कि सलीम के साथ आ जाता है। तो अकबर को इससे गुस्सा आता है, इस बात को सुनकर के गुस्सा आता है, तो वो अनारकली को लाहौर में 4 दीवार के अंदर चिनवा देता है, ठीक है। तो वहीं पर ही उसका जो है मकबरा है लाहौर में। जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में है। दिलकुशा बाग का निर्माण करवाया था लाहौर में। शालीमार बाग का निर्माण करवाया था कश्मीर में। ये सब जो है वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जहांगीर काल के, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। मरियम उज जमानी यानी कि उसकी माँ का मकबरा भी कहाँ है, सिकंदरा में। तो देखिए अकबर का मकबरा भी सिकंदरा में है और मरियम उज जमानी का मकबरा भी कहाँ है, सिकंदरा में है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। और इसने क्या किया, अकबर के मकबरे के निकट ही एक बाग में इसे बनवाया। साहित्य पढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इसका। जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा फारसी में। देखिए कभी कभी तो लैंग्वेज में पूछ लेता है एग्जाम में कि किस भाषा में लिखी हुई है, तो ये फारसी में लिखी गई है, जहांगीरनामा, और इसे तुजुक ए जहांगीरी भी कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुतमिद खान ने, ठीक है। तो होता ये है कि किसी भी बुक को लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको जो है अपनी आत्मकथा लिखने में 16 वर्ष लगे थे जहांगीर को। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो मुतमिद खान ने निभाई थी। मुतमिद खान ने एक और पुस्तक लिखी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये सबको पता होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जहांगीर से, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत सारे इससे एमसीक्यूज आप बना सकते हैं, आप इसको एक बार दोबारा से पढ़िए,
ठीक है। अगर आपको एकदम से कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आज मैंने वीडियो बनाई जहांगीर की और आप आज ही जहांगीर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पहले कि आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा टॉपिक। इसलिए आप सीरीज से टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, एमसीक्यूज बनाना। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे शाहजहाँ के, फिर उसमें मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।